हल्की बात हो रही है लेकिन उसको एक अलग एंगल से बात करने की कोशिश की गई है कि ये चीज ना मेरे अंदर, जैसे सुना हुआ तो है सुविधा से सुख नहीं, ये सुना हुआ तो है, लेकिन अब इस पे भरोसा कैसे बने, तो इसलिए इस एंगल से लिया। इसीलिए इस एंगल से लिया कि हम ये देखें कि सुविधा है और भाव है, ये दो चीजें हैं। सुविधा हमको टाइम टू टाइम चाहिए, भाव हमको निरंतर चाहिए। अब उलट के देख लें, क्या सुविधा हमको निरंतर कोई चाहिए, चलेगा? तो आप लोगों ने कहा नहीं चलेगा। भाव हमको टाइम टू टाइम चाहिए, नहीं चलेगा। फिर अगर हम सुविधा से सुख पाने की कोशिश कर रहे हैं तो सुविधा हमको कितना चाहिए, तो उससे सुख कितना मिलेगा? बस मिलेगा, लेकिन टाइम टू टाइम ही मिलेगा। भाव हमको कितना चाहिए, तो ये अगर समझ में आ गया तो सुख कितना मिलेगा, तो काम इस पे करना पड़ेगा। ये चीजें तब जाके समीक्षा हो जाती है। तो जो सूत्र है सुविधा से सुख नहीं, और उसका उल्टा भी है। सुविधा से सुख नहीं, जो ये सूत्र है, इसका मतलब ये नहीं है कि सुविधा में सुख है ही नहीं। हाँ, जितना हमको चाहिए उतना नहीं मिलेगा। इसका उल्टा भी सही है, सुख से सुविधा नहीं, ये भी सही है। जैसे आप सुखी हो गए, निरंतर सुख में आ गए, अब आपको सुविधा चाहिए कि नहीं चाहिए? वो आपके सुखी होने से हो जाएगा या इसके लिए श्रम करना पड़ेगा? नहीं जी, मैं बहुत सुखी हूँ, एकदम आनंद में हूँ, निरंतर सुख में हूँ, अब खाना मेरा अपने आप आएगा, उड़ उड़ के मुंह में आएगा, कपड़े उड़ उड़ के मेरे पास आ जाएंगे। तो ये दर्शन ऐसा नहीं कहता। कोई और कंटेंट कहता होगा, ये दर्शन ऐसा नहीं कहता। ये दर्शन कहता है सुविधा के लिए आपको अलग से प्रयास करना पड़ेगा, सुख के लिए आपको अलग से प्रयास करना पड़ेगा, दोनों में प्रयास करना पड़ेगा। एक के प्रयास से दूसरे की उपलब्धि नहीं होगी, सुविधा के प्रयास से सुख की उपलब्धि नहीं होगी, सुख के प्रयास से सुविधा की उपलब्धि नहीं होगी। तो मानव श्रम भी करेगा और समझने के लिए भी लगा रहेगा। एक उम्र के बाद लगता नहीं अब काम ही नहीं है, समझना कुछ खत्म। जब पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई तब कुछ काम ही नहीं समझने का, बस कमाओ और भोगो, इसमें आ गए। तो यहां कह रहे हैं दोनों पे काम करना पड़ेगा, एक की उपलब्धि से दूसरा नहीं मिलेगा। अगर कोशिश किए तो गड्ढे में जाएंगे। सुविधा के लिए हम काम करेंगे, सुविधा मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। उससे जितना सुख मिलना है वो भी मिलेगा। सुख के लिए केवल काम करेंगे तो सुख मिलेगा, निरंतर भी हो सकता है मिल जाए, लेकिन सुविधा नहीं मिलेगी। तो हमको अपना समय दोनों के लिए लगाना है, ये कहने का आशय। जैसे सुविधा हमारे पास, सुविधाजनक में जिंदगी जी, वो किस लिए? मेरे पास हर सुविधा हो, जैसे मेरे पास घर हो, मेरे पास घर हो जिससे कि मैं मौसम से, प्रकृति से सुरक्षित रहूं, ठीक। फिर मेरे पास गाड़ी हो जिससे कि मैं किसी भी जरूरत पे कहीं आ जा सकूं, ठीक। मेरे घर में खाने पीने का जुगाड़ हो जिससे कि भूख लगने पे मुझे खाना मिल जाए, ये सब सुविधा है। अच्छा, अगर मान लीजिए मेरे पास घर नहीं है तो मैं घर के लिए श्रम ज्यादा करना पड़ेगा। मेरे पास गाड़ी नहीं है तो गाड़ी के लिए श्रम ज्यादा करना पड़ेगा। मेरे पास खाने का जुगाड़ नहीं है तो मुझे खाने के जुगाड़ के लिए ज्यादा श्रम करना पड़ेगा, मेरे पास समय नहीं बचेगा। जो अभाव में जी रहे हैं उनके साथ एक क्लास लगा के आप बैठेंगे, वो बोलेगा हम यहाँ नहीं बैठ सकते क्योंकि हम तो दिन भर काम करेंगे, शाम को हमको 500 रुपए मिलेगा तो हमारा खर्चा चलेगा। आपके पास दिन भर बैठेंगे, हमको क्या मिलेगा? क्योंकि मेरे घर तो खाने का अभाव है, ठीक। तो लेकिन जिनके पास सुविधा हो गई, खाना घर में सुनिश्चित हो गया, मकान सुनिश्चित हो गया, गाड़ी सुनिश्चित हो गई, कपड़े सुनिश्चित हो गए, अब ये सारी चीजें सुनिश्चित हो गई, तो उनके पास क्या चीज ज्यादा बच रहा है? टाइम।
उनके पास टाइम ज्यादा बच रहा है, अब उस टाइम का क्या करें? अभी क्या करना है? तो टीवी के सामने बैठ जाओ, रिमोट ले लो, 500 चैनल हैं, दबाते रहो दबाते रहो। तो मैं बहुत लोगों को देखता हूं दिन भर केवल टीवी के रिमोट दबाते, देखते कुछ भी नहीं, क्योंकि टाइम है। तो बोले अब लेजर टाइम है, क्या करें? तो एम्यूजमेंट पार्क, मूवीज, क्लब हाउसेस, फॉरेन टूर्स, हिल स्टेशन टूर्स, अब हम ऐसे कार्यक्रम बनाएंगे। क्यों? मैं ये नहीं कर रहा हूं मत बनाइए, ये भी कर, लेकिन इससे सुखी नहीं होंगे। ये कर लिया जाए अच्छी बात है, इससे सुखी नहीं होंगे, क्योंकि वो भी कोई न कोई इंद्रिय से जुड़ा हुआ ही सुख है, और इंद्रिय का सुख टाइम टू टाइम ही चाहिए। हाँ जी। जैसे मैंने अपने में जितना मैं समझा हूँ, मैंने जो अपने में जो बैठा हुआ है कि जो एक है, एक समृद्धि वाला पार्ट है, जो भौतिक समृद्धि हमको चाहिए हमारी आवश्यकता पूरी करने के लिए, और एक है जो हमको समाधान पाना है कहीं से। पर जैसे जैसे मैं समझ रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगा कि पहला तो जो कार्यक्रम है, एक तो आप कह रहे हो कि नहीं पहले सुविधा इकट्ठा करो तो ही हम टाइम निकाल पाएंगे, पर पहला लगता है कि नहीं, जब तक आप समाधान नहीं होंगे तो जो सुविधा वाला भी, जो समृद्धि वाला पार्ट है ना, वो भी कहीं ना कहीं खचाखच उसका वो भी भ्रमित होगा। जो जिसको आप समृद्धि समझ रहे हो वो शायद भ्रमना में ही होगा। बिल्कुल, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। तो अभी समृद्धि की चर्चा नहीं की है, मैंने ये कहा केवल कि जिनको जो अभाव में जी रहे हैं, मतलब जिनको शाम को घर में खाना का कोई जुगाड़ नहीं है, तो वो दिन भर श्रम करेंगे तो शाम को जो पैसा मिलेगा उससे वो खाने का जुगाड़ करेंगे। तो अभी उनको समझ के काम में लगाने में अक्षम है, मुश्किल है, वो बात सही है, टफ है थोड़ा। अगर उनका ध्यान चला जाए तो अच्छी बात है। मतलब जैसे स्कूल एजुकेशन में क्यों बात करते हैं कि स्कूल एजुकेशन में दोनों एक साथ शुरू किया जाए, ठीक है, लेकिन मैन टू मैन जब करेंगे तो जिसके घर शाम को भोजन नहीं है तो वो दिन भर श्रम करेगा ही करेगा, क्योंकि भोजन प्राथमिकता में है उसके। तो उनके साथ बात करना थोड़ा टफ है। मतलब या तो जब समय उनको मिला 1-2 घंटा तो कर सकते हैं, उनकी सहमति बन जाए तो, नहीं तो थोड़ा टफ है। समृद्धि तो उनको फील नहीं होगी, और जिनके पास भर गया उनको भी फील नहीं हो रही, क्योंकि समृद्धि अलग ही चीज है, समृद्धि माइंडसेट है ना। अच्छा, समृद्धि अभी चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आएगा। केवल सामान हमारे घर में भर जाने से समृद्धि नहीं होती है, संबंध में निश्चितता हो जाने से समृद्धि होती है। जैसे आज के समय में किसी के पास कितना भी पैसा हो जाए, शुद्ध खाना उसको नहीं मिलेगा अगर वो शहर में रह रहा है तो, अपना उत्पादन नहीं कर रहा है तो। आपके पास कितना भी पैसा हो जाए, आप हर खाना शंका से ही खा रहे हैं, दूध शंका में पी रहे हैं, फल पता नहीं क्या किया होगा, सब्जी पता नहीं क्या किया होगा। तो कोई भी खाना खाते समय आपको तेल पता नहीं कौन सा है। अभी तो सरकार ने 30% उसमें मिलावटी का वो भी दे दिया था, परमिशन भी अब हटा लिया शायद। जब तिलहन का उत्पादन अपने देश में कम हो गया था तो 30% हर तेल में मिलावट का सरकार ने अधिकार दे दिया था, लेकिन वो एडिबल होना चाहिए। तो इसलिए बाहर से बहुत सारा हमारे पास पाम ऑयल ये सब आता था, और उसमें सरसों में हर चीज में मिला करके बेचा जाता, क्योंकि सरकार ने कहा कि तिलहन कम हो रहा है। अभी शायद हटा दिया, कुछ दिनों के पहले मैं अखबार में सुना था कि अब नहीं आप एडल्ट्रेशन कर सकते। तो तेल को लेकर के, घी को लेकर के, अब घी अपने आप में पूरा शब्द है घी, अब उसके आगे क्या लग गया? शुद्ध घी। शुद्ध क्यों लगा? क्योंकि अशुद्ध आने लग गया। अभी शुद्ध से भी काम नहीं चला तो A2 शुद्ध घी, बिलोना घी, बिलोना शुद्ध घी, ठीक है। मिल्क अपने आप में पर्याप्त था, अब A2 मिल्क, ठीक है। तो कुल मिलाकर के तो हम एक भी खाने का चीज ऐसा नहीं है जो हम विश्वास से खा पाए, पैसा हमारे पास कितना भी हो। अब इससे समृद्धि का भाव आएगा हमको? कभी नहीं आ सकता, हम दरिद्रता नहीं रहेंगे। अपना खाना भी हम जुगाड़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि शहर में रहने वाले के पास एक ही चीज है काम की, बाकी कुछ भी नहीं है। इसीलिए कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा शहर के लोग डरे हुए थे।
क्योंकि क्या था? पैसा। गांव वाले के पास जो खेती कर रहे हैं उनके पास पैसा कम हो, सामान ज्यादा था। मैं गांव पे फोन किया तो चाचा जी बोले अभी पिछले साल का गेहूं भी हमारे पास रखा और इस साल का गेहूं भी खेत में तैयार है, कोई चिंता की बात नहीं। क्योंकि हमारे पास केवल पैसा है, इसलिए हम भय में जीते हैं। जैसे हम दूध वाले को गाली देते हैं, वो पानी मिलाता है, वो ऐसे करता है, यूरिया मिलाता है, ये करता है, वो करता है, अपनी आदतें नहीं देख रहे हैं। हमको दूध चाय पीने के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए, खीर बनाने के लिए चाहिए, सिवई बनाने के लिए चाहिए, दही चाहिए, मट्ठा चाहिए, छाछ चाहिए, बर्फी चाहिए, पेड़ा चाहिए, छेना चाहिए, पनीर चाहिए, चीज चाहिए, लस्सी चाहिए, क्या क्या चाहिए हमको। और पैदा हम 100 ग्राम भी दूध करते नहीं। तो जो बेचारा दे रहा है उसके प्रति तो कृतज्ञ किसी तरह से जुगाड़ करके दे रहा आपको। हमारी आदतें तो ऐसी है, हमको पैसा है तो हमको सारा दूध चाहिए, 2 क्विंटल एक ही दिन। ठीक है, तो दूध नहीं खाएंगे तो मर थोड़ी जाएंगे। अगर आपको शंका है, जैसे मैं तो लोगों को कहता हूं, शंका है तो मत दूध पीजिए। सब्जी में शंका है, मत सब्जी खाइए, कोई नहीं मरेगा बिना सब्जी के। हमारे जमाने, मतलब हमारे पिताजी के जमाने में बताते हैं कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, जून, 15 जून से लेकर के और 15 अक्टूबर तक कोई सब्जी नहीं होती थी। पानी भर जाता था, पानी का सब्जी से दुश्मनी है। जो लोग भी खेती से थोड़ा बहुत भी जानते हैं, सब्जी की खेती का पानी से दुश्मनी है। अब तो खैर वर्टिकल खेती होने लग गई है, तो खंभा लगा के ऊपर कर देते हैं तो हो रही है, नहीं तो पानी बरसा तो सब्जी खत्म हो जाती है। तो ये 4 महीने कोई सब्जी नहीं खाता था। मुगौड़ी खाते थे, सोयाबीन चने की सब्जी खाते थे, या ठंडियों की सुखाई हुई गोभी वगैरह होती थी उसकी सब्जी खाते थे, या नहीं खाते थे दाल खाते थे, नहीं सब्जी खाते थे। ये नहीं थे तो कोई नहीं मरता था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसी से हमारा बेटा, देखिए बेटा, विटामिन मिनरल तो बहुत सी चीजों में मिलते ही हैं। हमारे पेट का हाजमा ही खराब है कि हम अगर सीधे विटामिन खाते हैं वो भी हमको नहीं मिलता, क्योंकि पचा के खून में मिलाएगा तब तो मिलेगा। हमारा जो है डाइजेशन पावर ऑफ एसिमिलेशन, ये सब हमारा वीक हो गया। केवल पच जाना ये मुद्दा नहीं है, वो उसमें से जो मिनरल्स हैं वो एसिमिलेट हो जाना ब्लड के अंदर, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। वो हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि हमने शरीर को बिगाड़ा हुआ है। तो हम कुछ भी खाएं तरमाल तो हमको शरीर की ताकत देनी पड़ेगी। तो कोई भी चीज आसानी से शरीर में, नहीं तो फिर इंजेक्ट कराइए, सीधे ब्लड में डालिए विटामिन, यही तरीका है। तो हम, जैसे अभी मैं गांव जाता हूं तो हमारे गांव में, मतलब मैं छोटा था तो आप लोग भी गांव से जुड़े होंगे, तो सवेरे गेहूं पीसा जाता था, महिलाएं गा के गेहूं पीसती थी, फिर उस रोटी का मतलब डेली पीस के डेली खाते थे, कभी भी आटा रखा नहीं जाता था। और चावल भी धान में से निकालने के लिए ऐसे ढेका बोलते थे हमारे यहाँ, तो उसको ऐसे पैर से चलाते थे तो वो धान से अलग होता था, ये सब काम था। ठीक है, तो मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं उसी युग में चले जाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। टेक्नोलॉजी ने क्या किया, काम आसान कर दिया। अभी गांव में मेरे कपड़े धुलने की मशीन है, मसाला पीसने के लिए मिक्सर में पीस लेते हैं, मिक्सी में पीस लेते हैं, ग्राइंडर में कर लेते हैं, गेहूं चक्की पे पिसाता है, धान भी चक्की से कूट के आता है। ठीक है, तेल जो है वो पहले भी फिर तेल बाहर से आता था, अब ये सारा काम हो गया तो समय बच गया। अब उस समय का क्या होना चाहिए था, समझ के काम में लगना चाहिए, वो नहीं हुआ। अब मैं गांव में जाता हूं तो हमारे घर की महिलाएं, मतलब रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, ये कहीं रिकॉर्डिंग में भेज दे हमारे घर पे, मेरे नहीं दे भैया, तो हमारे आप कहाँ भेजने वाले, आप पर भरोसा है, परम विश्वास है। तो अब मेरे घर पे भी मैं जाता हूँ, देखता हूँ महिलाएं 7 बजे तक सो रही, जो 3 बजे 3:30 बजे जग जाती थी, 7 बजे तक सो रही है। तो जितनी बीमारियां शहर की थी वो सब हमारे गांव में घर में। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उस युग में चले जाए, लेकिन जो जगने का टाइम था उसके बाद अध्ययन, मैं ध्यान कहां ले जाना चाह रहा हूं, टेक्नोलॉजी ने हमारे जिंदा रहने की चीजों में मदद किया, उससे हमको समय बचा, तो हमको इस काम में लगना चाहिए था, हम नहीं लगे। अब इसको भोगने में लगे हैं, केवल इसमें लगे नहीं, उपलब्धि इसमें चाहते हैं, हमेशा उपलब्धि इसमें चाहते हैं। देखो जी इसके लिए इतना किया
और ये तो हमको रेस्पेक्ट ही नहीं करता, इसके लिए मैंने इतना किया, इसको कुछ एकदम ग्रेटफुल ही नहीं। अब क्या है, किया मतलब सुविधा के अर्थ में किया। चाह क्या रहे हैं, भाव। चाह क्या रहे हैं, भाव। भाव के अर्थ में करेंगे तो आपको भाव का ही जो एक्सपेक्टेशन है वो आपके अंदर ही तृप्ति देने वाला है, वो बाहर से चाहिए ही नहीं। विश्वास, सम्मान, कृतज्ञता बाहर से चाहिए ही नहीं, क्योंकि उसका स्वाद मेरे अंदर से ही आना है, बाहर से थोड़ी आता है। जीवन के अंदर बाहर से क्या आएगा जब उसमें ताला बंद हो गया तो। जो लोग भी गठनशील, गठनपूर्ण समझे हैं, पुराने महारथी हैं, ठीक है, तो उनको पता होगा गठनपूर्ण का मतलब क्या है, उसमें ताला बंद हो गया। अब अंदर बाहर कुछ आना ही जाना नहीं है, अंदर ही कुछ गुणात्मक बदलाव होने हैं। अब हम चाह रहे विश्वास बाहर से आए, कहाँ आए, जीवन में आए, जीवन का ताला बंद है, आएगा कहां से, तो आता नहीं है। उस परस्परता में उसके अंदर महसूस होता है, उसी को गुणात्मक बदलाव बोलते हैं। मेरे अंदर ही भाव है, मेरे अंदर ही समझ है, मेरे अंदर ही ज्ञान है, बस उसको अनुकूलता देना है जिससे कि वो अंकुरित हो जाए। बीज रूप में है, अनुकूलता दे दिया, नमी ताप दाब के प्रभाव में अंकुरित हो जाता है। जैसे सभा में आप बैठते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें ध्यान आती है। ये एक शिविर है, इसके बाहर 200 शिविर और चल रहे हैं। जैसे दूसरा शिविर में जाते हैं पौधा मुरझा जाता है। बहुत से लोग अभी हापुड़ में आए हैं, बोलते भैया इतना अच्छा लगता है 8 दिन, जब जाते हैं तो घर में भी 2-4 दिन रहता है, उसके बाद सब खत्म हो जाता है, बांध टूट जाता है, यानी पौधा मुरझा गया। तो ये आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है, ये कोई दे सकता है, कोई समूह, कोई व्यक्ति बना सकते हैं, लेकिन इस एनवायरनमेंट में हमको बने रहना है तो हमको अपने घर में, अपने जहां काम करते हैं वहां पर हमको ऐसा एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा जिससे कि चर्चा हो। कम से कम 2 लोग तो हो जो ये चर्चा करें, घर में कम से कम 2 लोग तो हो ये चर्चा करें। ये एनवायरनमेंट बाद में आपको बनाना है, आपकी जिम्मेदारी है। तो पहले शिविर में आप आते हैं, पहले शिविर में आप आते हैं, फिर शिविर आपके अंदर जाता है, फिर आप शिविर लेके चलते हैं। पहले आप शिविर में आते हैं, फिर शिविर आप में जाता है, फिर आप शिविर लेके चलते हैं। तो अभी तो पहले हम शिविर में आते हैं, अभी कितना हमारे में शिविर जाता है पता नहीं, ठीक है, क्योंकि कान से शिविर नहीं जाता, ध्यान से शिविर जाता है। तो हमारा कितनी देर ध्यान बना रहता है पता नहीं, क्योंकि आदमी कब बेहोश हो जाए मालूम नहीं चलता, बैठे बैठे ही तुरंत बेहोश हो जाता है। घड़ी का टाइम देखा, बेहोश हो गया। 4 बजे छुट्टी होनी है, 3 बजे से एग्जिट मोड में आ गए। हाँ भैया कुछ कह रहे थे। तो होश में जितना देर रहते हैं उतना बढ़िया रहता है। तो एक बार मैं सोच रहा हूँ कि परिचय हो जाए, जो लोग आज आए हैं, कल नहीं थे। तो आप कल थे, एक बार आपका परिचय, माइक दे दीजिए। माइक मैं वेदांत, ये अहमदाबाद से ही हूँ, और मैंने परिचय 3 या 4 बार किया है। आपसे पहले मेरी मुलाकात है कभी? हाँ नहीं, ये पहली है। पोषक भाई का है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, मुलाकात है। आप दवाई देने आए थे, अच्छा हाँ, याद आया? हाँ मुझे चेहरा बहुत याद रहता है। इनसे हमारी मुलाकात हमें लगता है 1 मिनट से भी कम की है। हाँ, हम और पोषक भाई आ रहे थे जाइडस हॉस्पिटल से, और आप अपने घर से, मेरे पैर में चोट लगा था तो दवाई लेके आए थे। हाँ, ठीक है। बढ़िया, शुक्रिया। और હું અમદાવાદ અહીંથી જ છું, સાયન્સ સિટી. અહીંયા મેં માંડવીમાં એક શિબિર કરી હતી, અને ટીવી ઉપર પણ આની સાથે કંઈક એમાં અમે ચાલુ છે, સોમજી ભૈયાની સાથે પણ, અને સુરેશભાઈ ભૈયા ગાંધીનગરવાળા એમની સાથે પણ કોન્ટેક્ટમાં. ओके, शिविर किसका किए थे आप? सुरेश भाई, सोम भैया। बढ़िया। नमस्ते सर, मैं जॉय चौहान,
मैं भावनगर से हूँ और यहाँ अहमदाबाद में जॉब कर रहा हूँ और मैंने 3-4 परिचय शिविर किए हुए हैं और विकल्प शिविर दो किए हुए ऑनलाइन अजय दाइमा जी के और आपसे भी। आज आगे भैया आपका भी। नमस्ते सभी को। मेरा नाम मेहुल है और मैं अहमदाबाद में रहता हूँ और ये मेरे अपने अध्ययन में लगे हुए हैं अभी। कोई बात नहीं, सबका परिचय होना चाहिए। इधर सबका हो गया है, इस साइड नीचे। हाँ मैं બે-ત્રણ શિબિર કરી સોમૈયાની માંડવીમાં કરી પાલતાણામાં અધ્યયન કર્યું અને ટીવીમાં તો આપ सबको मैं पुस्तकों सा सुनती हूँ, बहुत बढ़िया, पुस्तक मानती हूँ। बहुत बढ़िया। परिवार सहित सुनते हैं। हाँ, परिवार से। नमस्ते हमारी सभी को। बहू है, एक पति है, उसका मेरा बेटे है। बहुत बढ़िया, हमारा घर के 4 लोग साथ में आए हैं। बहुत बढ़िया। सुरेश भाई का शिविर किया था मैंने नगर में और पालिताना में सोमैया का किया और घर में साथ में बैठकर सब सुनते हैं। तो कल मैं यहाँ एक असाइनमेंट दिया था सबको। नहीं कल में नहीं आए। नहीं, आप नहीं आए थे, लेकिन श्रीमान जी आए थे हाँ, ये बढ़िया है। कि आपके अंदर कौन सी ऐसी अच्छाई है जो आप अपने अगली पीढ़ी को देना चाहेंगे, जो अगली पीढ़ी में भी आ जाए। तो बहुत से लोगों ने कहा मुझे नहीं पता चला, तो मैं परिवार से पूछा कि मेरी एक, जैसे भैया बोले, परिवार से पूछा कि मेरी एक अच्छाई बताओ, तो आप कुछ बता सकते हैं? चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, ये स्वमूल्यांकन का ही विषय है। मेरा नाम संदीप है, हम पाटन से आ रहे हैं। संदीप, हाँ, संदीप। हमने कोई शिविर की नहीं है, अभी हमको अमिता ने उन्होंने बताया था। अमिता जी के बैचमेट है जो, हैं बीएड में। मेरा नाम पार्थ परमार है और मैं भी अमिता जी का बैचमेट हूँ। मैं करंटली जॉब करता हूँ टीचिंग लाइन में भी। अमिता जी ने बताया कि ये ऐसा शिविर होता है, मैंने छुट्टी लेके आया? नहीं, आज छुट्टी है ही। तो आज ही चले जाएंगे? नहीं, ठीक, 2 दिन अभी रुको। ठीक, बढ़िया। और कोई? और तो बाकी लोगों का सबका हो गया। अच्छा, हाँ। मैं गांधीनगर से हूँ, इंदिरा सिंह वाघेला। मैं गवर्नमेंट में इंजीनियर था, रिटायर हो चुका हूँ। 4-5 शिविर किए, सोम भैया का किए। आपकी विष्णुनगर शिविर मैंने पूरी देखी, इसलिए आपका प्रत्यक्ष शिविर करने के लिए आया। बढ़िया जी, धन्यवाद। और कोई? हो गया? हो गया, सभी का हो गया। बाकी लोगों का कल हो गया था, तो ठीक है। सभा अपनी अब सज गई है, बढ़िया जम गई है। हाँ, तो इसमें अध्ययन किए हुए लोग भी हैं, परिचय से भी ज्यादा किए हुए लोग भी हैं, कम भी किए हुए लोग हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं भी किए हुए हैं। इसीलिए मैं बेसिक से आज सुबह शुरू किया था, लेकिन वो थोड़ा सा उल्टा नहीं जाएंगे। नहीं तो विष्णुनगर शिविर में बताया था ना, हमारे यहाँ एक जगह है रामकोला। रामकोला एक जगह है, जगह का नाम है। तो वहां पर कुछ लोगों ने मिलके चंदा लगा के भागवत का आयोजन कराया। चंदा समझते हैं ना, शेयरिंग कर, पैसा शेयर करके भागवत का पाठ शुरू कराया। तो भागवत शुरू हुआ, तो पहले दिन शुरू हुआ तो लगभग 10 लोग आए और सुन के गए। अगले दिन नए 10 लोग और आ गए। तो अब जो भागवत कथा कह रहे थे उसके आगे का शुरू किए, तो बोले नहीं नहीं पंडित जी रुकिए, हम भी चंदा दिए, शुरू से कहिए। ऐसा ही तीसरे दिन भी हुआ, कुछ नए आए, बोले नहीं नहीं हम भी चंदा दिए, शुरू से कहिए। तो 9 दिन तक कथा चली और पहला ही अध्याय नहीं होता, क्योंकि सबने चंदा दिया था। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है। बाकी अभी हम लोगों ने देखा कि सुविधा और सुख, इन दोनों में कैसे हम अंतर करते हैं और दोनों हमको कैसे चाहिए, और इसको हम लोगों ने लिस्ट के माध्यम से, एक्टिविटी के माध्यम से देखा। तो जितनी चीजें हमने देखा है उसको थोड़ा सा और स्पष्टीकरण के रूप में देखते हैं कि किसी एक को ऐसा लग, हाँ कपड़ा वाला ही हो चुका है, इसको आगे बढ़ जाते हैं। जैसे भोजन किसकी जरूरत है?
और स्वादिष्ट भोजन, ये कल थोड़ी चर्चा किया था, ओवर ईटिंग क्यों करते हैं। पैसा किसकी जरूरत है? शरीर की। और जिसकी शरीर की सारी आवश्यकताएं पूरी होने के लिए पैसा हो गया है, उसके बाद उनको पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? अब किसकी जरूरत है? तो एक्चुअली पैसा ऐसी चीज है जिससे सुरक्षा भी जुड़ गया है। जैसे मेरे परिवार में मेरे पिताजी 5 भाई हैं और उन 5 भाइयों से हम लोग 10 भाई हैं। तो 10 भाई में हमारे 6 भाई ज्यादा खूब पैसा कमाते हैं। एक भाई को मैंने कहा कि भाई बहुत पैसा कमा लिए, पिताजी भी तुम्हारे कमा लिए, चाचा जी भी कमा लिए, बहुत पैसा है, अब आ जाओ ये वाला काम करते हैं हम लोग मिलजुल के, अपने भी क्षेत्र में करते हैं। तो बोलता है कि भैया आपको पता नहीं है कि अगर एक किडनी खराब हो जाए तो किडनी बदलवाने में करोड़ों लगते हैं। मैंने कहा अच्छा, तो हम लोग अगर 10 भाई हैं तो 10 भाई में से किसी एक की किडनी एक बार में खराब होगी कि सबकी एक साथ खराब होगी? अगर एक की खराब होगी तो बाकी 9 मिलकर करा लेंगे कि नहीं करा लेंगे? बोला ये कौन करता है? हमने कहा यही मुद्दा है। संबंध में चूंकि हमारे हार्मनी नहीं है, इसलिए हमको धन का ज्यादा कमाने का दबाव है। परिवार के अंदर ही, परिवार के बाहर तो छोड़ दीजिए, परिवार के अंदर भी धन को ज्यादा कमाने का दबाव इसीलिए है क्योंकि संबंधों में निश्चितता नहीं। क्यों? आपका पैसा आपका है, मेरा पैसा मेरा है, इनका इनका है। ठीक है। तो रूप पद धन बल जो कहा गया है, रूप पद धन और बल, इसको ऐश्वर्य कहा जाता है। कमाना है तो क्या कमाना है? इन्हीं 4 में से कोई चीज कमाना होता है या चारों कमाना होता है। जैसे रूप कमाइए, मतलब रूप को ठीक करिए, ये भी कमाना ही हुआ। पद को कमाइए, पद पे चले जाइए। धन कमाइए, संसाधन इकट्ठा करिए। बल कमाइए, जिम जाइए, 6 पैक और ये सब बनाइए। तो ये सब कमाने को कहा जाता है, यही कमाना है, यानी यही जरूरत है। इसमें से रूप जो है, रूप और बल, ये दो जो है ये व्यक्तिगत संपत्ति है। व्यक्तिगत, ये व्यक्तिगत होता है। रूप जैसा भी है मेरा है, बल मेरा है। तो रूप और बल पे मैं काम कर सकता हूं, मेरा है, उसका सदुपयोग कर सकता हूं। लेकिन पद और धन जो होता है इसको सामाजिक संपत्ति कहा गया, क्योंकि ये हम पाते भी समाज में ही हैं और खर्चते भी समाज में ही है, इसलिए इसको सामाजिक संपत्ति कहा गया। पद हमको समाज में ही मिलता है। समाज नहीं है तो किस बात का पद? कौन सा पद? कोई तो समाज है ना, उसी में तो पद है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट होगा तब तो मजिस्ट्रेट होगा। डिस्ट्रिक्ट क्या चीज है? समाज है, तब तो उसका पद है। प्राइम मिनिस्टर, अब कोई देश ही नहीं और बोलिए मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, तो देश होगा तभी तो प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है। तो पद जितने भी हैं ये समाज की संपत्ति है और समाज में इसका उपयोग भी है। पद का घर में कोई उपयोग नहीं है। अगर पद का घर में उपयोग किए तो गड्ढे में जाएंगे। गई भैंस पद लेके घर में घुसी है, घर में जाते हैं बोलिए मैं आईएएस अफसर हूं, पत्नी कहेगी बैठते हो कि नहीं? या पत्नी जाके बोलती है मैं आईएएस अफसर हूं, तो पति बोलेगा हाँ ठीक है बैठो। तो पद घर में नहीं चलता और धन का दिखावा भी घर में नहीं चलता। धन कमा भी नहीं घर में सकते हैं और धन का दिखावा भी घर में नहीं कर सकते। धन का प्रभाव भी घर में नहीं दिखा सकते। धन का खर्च भी घर में नहीं होता। धन कमाते भी हम समाज से हैं, धन का खर्च भी हम समाज में करते हैं, धन का दिखावा भी हम समाज में ही कर सकते हैं। अगर घर में दिखावा धन का किए तो भी गड्ढे में जाए। इसलिए बोला ये समाज की संपत्ति है।
हालांकि चलता तो रूप भी और बल भी घर में नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत संपत्ति है। रूप भी घर में नहीं चलता। रूप दिखा के आप घर में धौस नहीं जमा सकते। क्यों? खुशी, खुशी नाम है ना, खुशबू, थोड़ा मात्रा इधर उधर हो गया। तो रूप को दिखा करके आप घर में धौंस नहीं जमा सकते, पद को दिखा के घर में धौंस नहीं जमा सकते, धन का भी प्रभाव घर में नहीं होता और बल का प्रभाव भी घर में नहीं होता। घर में एक ही काम चलता है, आचरण आपका, यही काम चलता है, बाकी कुछ भी नहीं चलता। आपका व्यवहार कैसा है वही घर में चलेगा, दूसरा कुछ घर में चलेगा नहीं। चलाते रहिए, फेल हो जाएंगे। जो नियम है वो आपके सामने रखा जा रहा है, उसके बाद भी लगता नहीं चलेगा तो चला के देखिए। सिद्ध प्रयोग है। सिद्ध प्रयोग मतलब जांचा परखा, टेस्टेड एंड ओके। हाँ, तो पैसा जो है वो शरीर की जरूरत है, क्योंकि पैसे से हम सामान ही खरीदते हैं, इसलिए शरीर की जरूरत है पैसा। पैसे से हम विश्वास सम्मान नहीं खरीद सकते, इसलिए पैसा मन की जरूरत है ही नहीं। लेकिन अभी जो अमीरों की गरीबी है वो पैसा मन की जरूरत में आ गई, इसलिए है। गरीबों की गरीबी और अमीरों की गरीबी दो शब्द जानते हैं ना। गरीब की गरीबी कितने की? लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख। अमीर की गरीबी कितने की? ठीक है, क्योंकि मन की गरीबी है ना, तो उसका जीरो कितना भी लगेगा। भाई धन क्या चीज है? अभी तो जब से फिजिकल करेंसी, फिजिकल मनी जो है वो ज्यादा यूज नहीं हो रही है, खाते से खाते में ही जा रहा है, तो क्या चीज बढ़ता है खाते में? जीरो ही बढ़ता है। तो जब मन की गरीबी होती है तो कितना भी जीरो बढ़ा ले संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि वास्तविक गरीबी नहीं है, वर्चुअल गरीबी है। तो वो जीरो बढ़ाने से संतुष्टि नहीं होती, कितना भी जीरो बढ़ाते जाए, जीरो बढ़ाते जाए। तो एक सूत्र है, धन किस लिए, पैसा किस लिए? खर्च करने के लिए। इसमें सूत्र है, आय किस लिए? व्यय के लिए। आय किस लिए? किस लिए? व्यय के लिए। आय का पता कैसे चलेगा? आय का पता कैसे चलेगा? बताइए, कितना हमको कमाना है कैसे पता चलेगा? जब व्यय का पता होगा। कितना व्यय है इसका जब पता होगा तब आय का पता चलेगा। हमको आय का पता क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि हमको व्यय का पता ही नहीं। व्यय का हमको पता नहीं है, हमको लगता है व्यय की जगह अनंत हो गई है, तो आय व्यय का हमको पता नहीं है, इसलिए हमको आय का भी पता नहीं चल रहा है कि कितना रख ले, कितना रख ले, कितना रख ले। फिक्स हमको व्यय को करना पड़ता है, मतलब व्यय को पहचानना पड़ता है। व्यय पता ही नहीं हमको, पता नहीं कल क्या हो जाए। मान लीजिए दुनिया न रहे, अरे दुनिया नहीं रहेगी तो आप क्या करेंगे? तो कल पता नहीं क्या हो जाए। तो ठीक है, समृद्धि के भाव में रहने के लिए आवश्यकता से अधिक हमारे पास होना ही चाहिए। लेकिन अब आवश्यकता से अधिक वाला, आवश्यकता वाला ज्यादा होगा या अधिक वाला ज्यादा होगा? तो और ज्यादा कर लिया जाए, और ज्यादा कहीं तो जाकर के उसका फुल स्टॉप होगा। ये हमारी कल्पनाशीलता वही चलता रहेगा। तो चूंकि व्यय का हमको पता नहीं है, इसलिए हमारी आय का पता हमको नहीं चल पा रहा, क्योंकि हमारा जो व्यय है ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। व्यय जो है वो मेरे नियंत्रण में नहीं है। मेरे नियंत्रण में है ही नहीं। मेरा व्यय दूसरों को देख करके तय होता है।
पड़ोसी को देख के तय होता है, टीवी का विज्ञापन देख के तय होता है, टीवी सीरियल देख के तय होता है, सड़क की होर्डिंग देख के तय होता है, शादी पार्टी में जो लोग आए हैं उनको देख के तय होता है। तो मेरा व्यय दूसरों के नियंत्रण में है, इसीलिए आय का पता हमको चल नहीं पा रहा, क्योंकि व्यय का हमको खुद पता नहीं है। व्यय के मामले में मैं स्वनियंत्रित नहीं हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसको सीधी भाषा में अगर बोला जाए तो मेरी आवश्यकताओं को मैं पहचानता ही नहीं हूं। सीधी बात यह है कि मेरी आवश्यकताओं को मैं पहचानता ही नहीं हूं, मेरी आवश्यकताओं को कोई दूसरा ही बताता है। इसके कारण तो जब मेरी आवश्यकताओं को मैं पहचानता नहीं हूं, इसका मतलब मुझे व्यय का पता नहीं है, इसका मतलब व्यय मेरे नियंत्रण में नहीं है। तो मेरे नियंत्रण में नहीं होने से व्यय का पता नहीं है, व्यय का पता नहीं है, इसलिए मुझे आय का भी पता नहीं, कितना करना है कितना करना हमको पता ही नहीं। भाई घर का अभी आप बोले से 3 मकान है, चौथा भी चाहते हैं। 3 मकान है, चौथा चाहते हैं, क्यों? 3 मकान में कितने लोग रहते हैं? 3 मकान में कितने लोग रहते हैं? एक में एक। तो चौथा कितने चाहिए? ठीक है, तो फिर नहीं जी 10 मकान तो किराए पे चलाने के लिए चाहिए, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो मकान भी व्यवसाय को तो किराए पे चलाने के लिए चाहिए, कोई बात नहीं। कितने मकान किराए पे चलाएंगे? तो कुल मिलाकर के अब मकान के किराए से हमारी आय अगर हो गई और उससे मेरा पूरा हो जा रहा है, अगर 5 मकान हमारे किराए पे चल रहे हैं और उनसे हमारी आय सुनिश्चित हो गई है कि महीने का हमको 1 लाख आ जाएगा, तो क्या छठवां भी चाहिए? नहीं, फिर हम 1 जीरो और बढ़ाना चाहेंगे तो फिर छठवां भी चाहिए, फिर 0 बढ़ाना चाहेंगे, फिर 7वां भी चाहिए, फिर 0 बढ़ाना चाहेंगे तो इनकम टैक्स आ जाएगी घर पे। तो कुल मिलाकर के चूंकि हमको व्यय का पता नहीं है, क्योंकि मुझे मेरी जरूरत का पता नहीं है, जरूरियात बोलते हैं ना यहाँ पे, जरूरियात, यहाँ जरूरियात बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में आवश्यकता बोलते हैं। आवश्यकता नहीं, आवश्यकता। तो जब हमको अपनी जरूरियात का ही पता नहीं है तो हम कितना कमाएं? जितना भी कमाएंगे कम पड़ेगा, जितना भी कमाएंगे कम लगेगा। क्यों? क्योंकि व्यय का हमको पता ही नहीं है और व्यय दूसरे के हाथ में है, वो हमसे कितना खर्च करवा लेगा। सारा मीडिया, सारा विज्ञापन जगत, मेरे पड़ोसी, वो तो बैठे इसलिए है कि आपका पैसा खर्च कराएं, और हम मजे की बात है कि उनके में ट्रैप हो जाते हैं। हंसते हंसते हम उनके कुर्बान हो जाते हैं। वो अपना रिमोट दबाते ही इसलिए है कि आप डांस करें, अपने घर में कुछ रंग रोगन कराना, अपनी कोई गाड़ी बड़ी ला देना, अपना कोई कपड़े ऐसा ला देना, अपनी कोई ज्वेलरी ला देना, अल्लाह के आपको दिखाना। वो ये तो चाहते हैं कि आप भी खर्च करो और हम खर्च करने दौड़ जाते हैं। तो कौन सफल हुआ? मेरा पड़ोसी सफल हो गया और हम बेचारे ही रह गए। तो हम क्या करते हैं? हम भी किसी पड़ोसी को करें। तो कुल मिलाकर के इसमें हमको इसका अगर पता नहीं होता है तो हमारा ये कभी भी निश्चित नहीं हो सकता। तो इसीलिए पैसा जो है वो मन की जरूरत बन गई है। धीरे धीरे पैसा मन की जरूरत बन गई है। मन में संतुष्टि आ जाए, इतना 0 हो जाए कि मन में संतुष्टि आ जाए, और 0 तो खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए संतुष्टि आती नहीं है। तो जितना 0 होगा उसके आगे भी 0 पड़ा ही हुआ है। अस्तित्व में इकाइयां अनंत हैं, इसलिए अस्तित्व में 0 भी अनंत है। लगाते जाइए। अब जो 2 चीजें हम लोग देखे हैं उसकी कुछ कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, जैसे शरीर और बॉडी और सेल। तो जो मात्रा के आधार पर देखें तो शरीर की जरूरतें मात्रात्मक हैं, माप सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं।
मैं की जरूरतें जो है वो गुणात्मक है, उसको माप नहीं सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आवश्यकता को समय के आधार पर देखा तो जो शरीर की जरूरतें हैं वो टाइम टू टाइम चाहिए, रुक रुक के चाहिए, पेरियोडिकली चाहिए। जो मैं की जरूरतें हैं वो निरंतर चाहिए, ऑलवेज चाहिए, कॉन्टिन्यूअस चाहिए। और अंतर हाउ मच, तो शरीर की जरूरतें सीमित है, मैं की जरूरतें असीमित। इस पे जाकर के शिविरों में बहुत सारा वो होता है कि हम बोलते हैं कि मेरी जरूरतें सीमित है, तो वास्तव में सीमित है, इसमें हम क्या छुपाएंगे? कोई एक जरूरत बताइए जो आपकी असीमित है। जैसे मैं पिछले आपके ही शिविर में ना कैलकुलेट करवाया था, एक आदमी एक दिन में कितना अनाज खाएगा? एक दिन में कितना अनाज खाएगा? चावल रोटी सब मिला के 600 ग्राम। अपना मत बताइए और बढ़ा के बता दीजिए। 1 kg से ज्यादा भी खा सकता है, लेकिन एवरेज 1 kg रख सकते हैं। 1 चल के कैलकुलेशन में आसान रहेगा थोड़ा। तो 1 kg अगर एक दिन में खाता है तो एक साल में कितना खाएगा? 365 kg। और कितने दिन जिंदा रहना है? 100 साल। 100 साल तो मतलब लेके चलिए। वैसे जन्मदिन पे तो लोग झूठ भी बोलते हैं, तुम जियो दिन के, साल के दिन हो, ये कभी संभव है? इतना बड़ा झूठ हमारे जन्मदिन पर सब बोल के जाते हैं। तुम जियो हजारों साल, संभव ही नहीं है। अरे 100 साल बोलते तो हम कुछ मान भी लेते, इतना तो जी लेते, लेकिन झूठ बोल के सब जाते हैं और हम ताली बजा के बड़े खुश होते। तो मान लीजिए 100 साल जिएंगे तो कितना खा लेंगे अनाज? 36,500 kg, यानी कितना? 365 क्विंटल ना, यानी 36.5 टन। ठीक, तो ये लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? सीमित है कि असीमित है? सीमित है। तो खाना हमारा सीमित ही जरूरत है। कपड़ा एक साल में कितना चाहिए? अभी 365 मत बोल दीजिए, बड़ा उसको फिजिबल भी रहे। वो आंसर उनको ही दे रही है। आप बोलेंगे तो कम पड़ेगा। किसको? लगता है कि ये लोग पुराना ही पहन के बैठे हैं। लेकिन मैं तो आपके पक्ष में बोल रहा हूँ। तो भी जवाब वहीं से सही मिलेगा। अगर अलमारियां भी सजीव होती, 10 अगर अलमारियां भी सजीव होती तो उन कपड़ों के दुर्दशा पे आंसू बहा रही होती, जिनके उपयोग का नंबर ही नहीं आ रहा, वो बस पड़ी हुई है। उन कपड़ों के भी आंसू होते तो बेचारे रोते कि जिनकी केवल खरीदारी हुई है। ऐसे बहुत से सारे सामान आपके घर में हैं जिनकी केवल शॉपिंग हुई है, उपयोग नहीं हो रहा है। शॉपिंग क्यों हुई है? क्योंकि शॉपिंग भी आज के समय में एक इलाज हो गया है, ट्रीटमेंट हो गया है, थेरेपी हो गई है। क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन ऑफलाइन क्या कर रहे हैं? वीकेंड आ गया यार, बहुत बोर हो रहे हैं, क्या करें? चलो शॉपिंग करके आते हैं। चले गए शॉपिंग करने। वहां शॉपिंग में क्या चीज है? सामान सजे हुए हैं, हमको जरूरत तो कोई चीज का था नहीं, हम तो आ गए बस क्या करने? मूड ठीक करने। मूड ठीक करने आ गए। अब रैक में ये क्या चीज है? अच्छा ये कुछ नई चीज आई है, ये भी रख लो। ये क्या है? ये भी रख लो। ये क्या है? ये भी अच्छी लग रही है, ये भी रख लो, ये रख लो। सब करके बिल विल कराया, बिल विल करा के गाड़ी में भरे और जाके घर में लाए, कहीं पटक दिए और रखा हुआ है। तब तक एक सप्ताह बीता, तब तक फिर वीकेंड आ गया। यार बोर हो रहे हैं, क्या करें? चलो शॉपिंग करके आए। तो अभी हम शॉपिंग कर रहे हैं, उपयोग नहीं कर रहे। तो चलिए 10 का लेके चलते हैं। तो साल में, एक साल में 10 हो गया, कितने साल जिएंगे? 100 साल। तो कितने हो जाएंगे? 1000 कपड़े। ये सीमित है या असीमित है?
पूरी जिंदगी में 1000 कपड़े चाहिए, 2000 किसी को चाहिए होगा, मान लीजिए 10 नहीं 20 चाहिए किसी को, तो 2000 चाहिए तो भी वो सीमित ही है। मकान कितना चाहिए एक साल में? हाँ? हाँ, नहीं तो एक ही मकान चाहिए क्या आपको पूरे जिंदगी में? एक जिंदगी में कितने मकान चाहिए? एक चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 8 चाहिए, 10 चाहिए? रुको भैया, रुक जाओ, 10 बहुत हो गया। ये सीमित है कि असीमित है? तो आप देख करके बताइए कौन सी आपकी जरूरत है जो असीमित है। कोई भी भौतिक सुविधा बताइए जो आपकी असीमित है। तो जब भौतिक सुविधा असीमित नहीं है तो कमाई किस लिए है? सुविधा के लिए। तो कमाई भी हमारी क्या है? सीमित है। इतना सारी बात करके लाभ जाते हैं तब आप कहीं पहुंचते हैं। जब हमारी एक भी जरूरत असीमित नहीं है, कोई भी जरूरत असीमित नहीं है, और हमको जरूरत के लिए ही पैसा कमाना है, तो पैसा कमाना असीमित कैसे हो गया? इसका मतलब वो पैसा कहीं माइंडसेट में जाके बैठ गया। अब जरूरत नहीं है, माइंडसेट हो गया, मन को अब ज्यादा चाहिए, वहां जाके फंस गया। तो पैसा मतलब ये नहीं कह रहे हैं शिविर ये कह रहे नहीं पैसा कमाने को रोकता है, ये कह रहे हैं कि पैसा कमाने के बाद जो समय बच रहा है उसका क्या करना है, या हमको उसी में लगे रहना है। जैसे मेरे एक मित्र है, वो एयरफोर्स में से रिटायर हुए, एयरफोर्स से रिटायर हुए तो जल्दी रिटायर हो गए, कोई मेडिकल फिटनेस की दिक्कत आ गई थी, फिर वो टीचर हो गए। तो एयरफोर्स से उनको पेंशन मिलता है, टीचर हो गए, टीचर होकर नौकरी करने लगे। फिर घर पे आए तो पैसा वगैरह मिला था, बड़ा सा घर बनाए तो उसमें से आधा हिस्सा भाड़े पे चलाते हैं। फिर बगल में जमीन बिक रही थी, ले लिए, उसमें एक स्कूल बनवा दिए, स्कूल भी चलाते हैं। फिर एक दिन बोलते हैं, मैं उस समय ये 2003-4 की घटना है, उससे बोलते हैं सर मुझे लगता है ना मुझे कोई मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहिए, जैसे कुछ नहीं तो टॉफी बनाना शुरू करना चाहिए या पेंसिल पेन बनाना शुरू करना चाहिए, क्योंकि जो बेचता है वो तो दिन भर में 10-20 पेन बेचेगा, लेकिन जो बनाएगा वो तो हजारों बनाता है, तो हजारों वाले का ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो हमने कहा भैया करेंगे क्या इतना सारा, इतने सारे जो वेन्यू आप खोल के रखे। तो बोले तो आखिर करें क्या आप बताइए ना, मेरे पास समय बच रहा, मैं करूं क्या, और मुझे आता यही सब है। तो एक्चुअली एक बहुत बड़ा समाज का वर्ग है जिसको पता ही नहीं है कि खाली समय का करें क्या। तो फिर वो घूमने जाता है, घूमेंगे भी कितना दिन, क्लब में जाएगा कितना देर क्लब में रहेंगे, शॉपिंग में जाएगा कितना देर रहेंगे, मॉल वाला भी एक समय बंद ही करेगा, शटर गिराएगा ही, फिर रात भी वहीं बिता के आएंगे। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कितनी यात्रा करेंगे, यात्रा करिए लेकिन कितनी करेंगे। तो उनको पता ही नहीं है कि खाली टाइम का करना क्या है। ये ऑफर हमारे पास है, हम बताते हैं खाली टाइम में क्या करना। हम तो खाली टाइम वालों को ज्यादा ढूंढते हैं, खाली टाइम वाले आ जाओ, ठीक है। तो सीमित ही चाहिए, शरीर की सारी जरूरतें सीमित है और मैं की कोई भी जरूरत सीमित नहीं है, मैं की सारी जरूरतें असीमित है। विश्वास कितना चाहिए? असीम। सम्मान कितना चाहिए? असीम। सुख कितना चाहिए? असीम। श्रेय प्यार कितना चाहिए? असीम। सब चीजें असीम चाहिए। शरीर को अगर आवश्यकताओं को नाम दें तो शरीर की जरूरतें रोटी कपड़ा मतलब सुविधा के रूप में नाम देते हैं, और जो मैं की जरूरतें हैं विश्वास सम्मान स्नेह, इसको सुख नाम देते हैं अगर नामकरण करना चाहें तो शरीर जो है, शरीर को जो रोटी कपड़ा है वो सुविधा है और मैं को जो है वो सुख है। अब कितने लोग हैं जो सुविधा से सुख पाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। कितने लोग हैं जो सामान से सम्मान पाने की कोशिश कर रहे हैं, कितने लोग जब कहा जा रहा है तो उसमें हम भी शामिल हैं। ये तो लगा कि नहीं हॉल के बाहर वालों की बात करें, बाहर वाले तो अपना शिविर कर ही रहे हैं जो उनको करना है। हम जो बैठे हुए हैं हम देखें कि हमारा माइंडसेट क्या है, सुविधा से सुख पाने का या सुविधा का उपयोग करने का। तो सुविधा जरूरी है लेकिन उससे सुख उतना ही मिलेगा जितना उसकी औकात, ये कर रहे हैं। सामान से सम्मान उतना ही मिलेगा क्योंकि सामान हमको हरदम नहीं चाहिए, तो सामान से सम्मान को उतना ही मिलेगा जितना उससे मिल सकता है। अब मैं शरीर के जरूरतों की आवश्यकताओं की पूर्ति श्रम से होती है
मैं की जरूरतों की आवश्यकताओं की पूर्ति समझ और भाव से होती है। इसकी भी चर्चा हम लोग शुरू में किए हैं। टाइप, तो शरीर की जरूरतें जो है भौतिक रासायनिक होती है, मटेरियल होते हैं, यानी जड़ इकाई होती है। या तो पदार्थ होता है, मतलब परमाणु होता है, या कोशिका होती है। जितनी भी हमारे शरीर की जरूरतें हैं या तो परमाणु है, एटम है, या सेल है। जैसे जितनी भी चीजें हम खाते पीते हैं वो सब भी एटम है या सेल है। हम पहनते उड़ते हैं, एटम है। हम घर में रहते हैं, वो सब एटम है। तो हमारी जितनी भी जरूरतें हैं वो भौतिक रासायनिक है, मतलब शरीर की। मैं की जरूरतें एक भी भौतिक रासायनिक नहीं है, वो सारी की सारी नॉन मेटीरियल है। अपीयरेंस, तो मैं की जरूरतें, शरीर की जरूरतें मूर्त है, प्रत्यक्ष है, टेंजिबल है, मतलब वो इंद्रियों से पकड़ में आ जाती है, देख सकते हैं। जैसे हवा है, हवा मटेरियल है या नहीं है, तो हम देख नहीं पा रहे, महसूस कर सकते हैं। किससे? स्किन से। तो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस सकते हैं, चमड़े से चख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं। ये सारे इंद्रियों की सीमा में आने वाली जितनी भी चीजें हैं वो शरीर की जरूरत है, यानी उनका फॉर्म है, कोई ना कोई मूर्त है वो। लेकिन जो मैं की जरूरतें हैं वो किसी भी इंद्रिय में पकड़ में नहीं आती। इसकी भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। क्रिया के रूप में देखेंगे तो शरीर में क्या क्रिया चलती है? सांस लेना, हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन, ये सब शरीर में चलता है। शरीर में यही क्रिया हो रही है। मैं में, मेरे में सोचना, समझना, इच्छा, सुखी होना, दुखी होना, ये सब मेरे अंदर क्रिया चल रही है। ये शरीर में नहीं होता। सोचना शरीर में नहीं होता, सुखी दुखी शरीर नहीं होता है। शरीर तो मजे में है, शरीर तो मजे में है, उसका मजा मैं ही बिगाड़ता हूं। कुछ उल्टा सीधा खा लिया, शरीर में कोई डिस्टरबेंस हुआ, अच्छा फिर भी शरीर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर शरीर में कोई डिस्टरबेंस हुआ तो दुखी मैं ही होता हूं, क्योंकि दर्द मुझे होता है। तो शरीर को उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने बहुत प्रयास से मिट्टी खराब किया है, उससे मिट्टी को कोई प्रॉब्लम है? हम लोगों ने बहुत प्रयास से हवा खराब किया है, उससे हवा को कोई प्रॉब्लम है? हमने बहुत प्रयास से पानी को खराब किया है, उससे पानी को कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम किसको है? खराब कौन किया है? तो जो भी भौतिक रासायनिक चीजें हैं, तो चैतन्य की नासमझी से चीजें बिगड़ती है। तो शरीर की जितनी भी जरूरतें हैं, तो शरीर की सुख दुख ये शरीर की जरूरत नहीं है। सुख दुख ये शरीर की जरूरत ही नहीं है। नहीं, मैं बहुत सुखी हूं, अब शरीर में भूख नहीं लगेगी। लगेगी नहीं लगेगी? लगेगी। उसको बताएंगे नहीं, खाना नहीं देंगे, हम बहुत सुखी है बहुत सुखी है, खाना नहीं खाएंगे। तो शरीर की जो जरूरतें हैं वो हमारे सुख दुख से उस पर फर्क नहीं पड़ता। आप नहीं खिलाएंगे, जाओ, नहीं देते, आज हड़ताल है, भूख हड़ताल है, व्रत है मेरा, नहीं देते, जाओ। बोलेगा मत दो, वो तो बार बार मांगता रहेगा, मांगता रहेगा, मांगता रहेगा। एक समय के बाद क्या करेगा? गिर जाएगा। लोग बोलेंगे, या तो ऐसा गिर जाएगा कि 4 आदमी कंधे पे ला देंगे। संधारा करते हैं ना जैन धर्मावलंबी लोग, कि खाना कम करके कर करके खत्म करके धीरे 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 धन्यवाद धीरे 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 अपने शरीर को खत्म कर देते हैं। या तो ऐसा गिरेगा कि हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मतलब शरीर की जरूरतों, शरीर का सुख दुख से आपके कोई मतलब नहीं है। उसकी जब जरूरत है तो वो चीज चाहिए। तो दुखी सुखी होना ये मैं की जरूरत है। और कुछ अंतर? सोर्स क्या है? शरीर के जो जरूरतें हैं उनका स्रोत कैसे पूरा होगा, कैसे पूरी होंगी, उनका स्रोत क्या है? शरीर की जरूरतों का सोर्स क्या है? रेस्ट ऑफ द नेचर,
मतलब जो मानव के अलावा जो प्रकृति है वही उसकी सोर्स है। यानी खाना चाहिए तो अगर शाकाहारी है तो पेड़ पौधे से आएगा, मांसाहारी है तो जानवर से आएगा। कपड़ा चाहिए वो भी प्रकृति से आएगा, गाड़ी चाहिए प्रकृति से आएगा, मकान चाहिए नेचर से आएगा, हवा चाहिए नेचर से आएगा, पानी चाहिए नेचर से आएगा। तो हमारी जितनी भी शरीर की जरूरतें हैं उनका सोर्स प्रकृति है, नेचर है। अब ये पूरी कैसे होंगी? जब मेरे और नेचर के बीच में हार्मनी रहेगा तब। नहीं तो दिल्ली में अभी जब जैसे ही दिवाली का समय आएगा दिल्ली में एयर प्यूरिफायर बिकना शुरू हो जाएंगे। अब शरीर को शुद्ध हवा चाहिए, वहां मिलता ही नहीं है, अब एयर प्यूरिफायर खरीद दिया, नया व्यवसाय शुरू हो गया। तो शरीर की जरूरतें पूरी हो सकती है ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप में हार्मनी से। मैं की जरूरतें कैसे पूरी होती है? ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप, यानी मानव का, अगर इसको सीधा हम लोग ऐसे समझें कि मानव के साथ, मानव का प्रकृति के साथ जितना भी संबंध है वो सुविधा के अर्थ में है, सुविधा के लिए है। मानव के साथ, मानव का प्रकृति के साथ जितना भी संबंध है वो सुविधा के लिए है। मानव का मानव के साथ जितना भी संबंध है वो सब सुख के लिए है। तो एक मानव दूसरे मानव के लिए सुविधा नहीं है। सुविधा कोई भौतिक रासायनिक चीज होती है। मानव के माध्यम से हमको सुविधा प्राप्त हो सकती है, लेकिन मानव स्वयं में सुविधा नहीं है। तो मानव का मानव के साथ व्यवहार हमेशा, मतलब जो है वो रिलेशनशिप वो सुख के लिए है। तो भैया कार्य व्यवहार हो जाएगा। हाँ, उसी को कार्य बोलते हैं, इसको व्यवहार बोलते हैं। एनेबल्ड बाई, अब ये जो हमारी सोर्स है इससे हमारी जरूरतें पूरी हो सके, ये कैसे होंगी? उसके लिए टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, स्किल एजुकेशन की जो पहले चर्चा हुई जरूरत है। ये कैसे होगा? यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एजुकेशन, इसकी हम लोगों ने चेतना विकास मूल्य शिक्षा भी चर्चा किया था, उससे पूरा होगा। एज, शरीर की आयु होती है। शरीर ने जन्म लिया है तो शरीर मरता है, इसकी आयु होती है। हम कुछ भी कर ले, गाना गा ले जियो हजारों साल, लेकिन हमको ही पता है कि कोई 1000 साल नहीं जिएगा, क्योंकि शरीर कोशिकाओं से बनी है, कोशिकाओं के अंदर रासायनिक क्रिया चलती है, हर क्रिया की अवधि होती है, उसकी भी अवधि है। उसके बाद तो एक जैसे बच्चा है तो उसमें सम क्रिया ज्यादा चलती है, सम क्रिया चलते एक समय एडल्ट हो जाता है तो उसके अंदर फिर विभव क्रिया हो जाती है, मतलब बना रहता है। फिर एक बार उसमें विषम क्रिया शुरू हो जाती है, जितनी कोशिकाएं बनती हैं उससे ज्यादा खत्म होती है। फिर धीरे धीरे बुढ़ापा आता है, धीरे धीरे आदमी खत्म होता है, ये नियम है। तो शरीर की आयु होती है, जीवन की, मैं की। कैसे आपका तर्क बनता है? तो अभी जीवन क्रिया करेंगे, उसमें और अच्छा है तर्क फिक्स होगा कि मैं की आयु नहीं है, ये कैसे तय होगा? ठीक है, क्योंकि आयु किसकी नहीं होगी? जो जन्मता नहीं है उसकी आयु नहीं होगी, वो मरता भी नहीं। तो जितनी भी भौतिक रासायनिक क्रियाएं हैं इनका अवधि होता है, इनका टाइम पीरियड होता है। मैं जो है वो चैतन्य क्रिया है, चैतन्य क्रिया की अवधि नहीं होती, वो निरंतर चलती ही रहती है। आगे और इसकी चर्चा करेंगे। जेंडर शरीर का होता है कि मैं का? तो जेंडर शरीर का होता है, मैं का कोई जेंडर नहीं होता। मैं ही चला सकता है पुरुष शरीर को, मैं ही चला सकता हूं महिला शरीर। दो तरह के शरीर की जरूरत प्रकृति में थे, इसलिए दो तरह के शरीर बने हुए, जिससे कि धरती पर शरीर परंपरा बनी रहे, इसके लिए दो तरह के शरीर की जरूरत थी। मानव में और जीवों में भी शरीर की जरूरत है, उसमें भी नर मादा होते ही। अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल कंडीशन जो शरीर है वो चेंज होता रहता है। भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार शरीर चेंज होता है। कहीं लंबे लोग मिलेंगे, कहीं छोटे लोग मिलेंगे, कहीं घुघराले बाल मिलेंगे, कहीं बिना बाल के ही मिलेंगे। ठीक है, कहीं जो है वो लंबा मुंह मिलेगा, कहीं गोल मुंह मिलेगा, कहीं चपटा मुंह मिलेगा, कहीं कलर बिल्कुल ही ब्लैक होगा, कहीं बिल्कुल ही व्हाइट होगा। ये जैसा ज्योग्राफिकल कंडीशन है, ताप दाप का जगह है, वैसा शरीर मिलता है। जीवन
जीवन, इसमें से कुछ लोग होंगे जो कई देश की यात्रा भी किए होंगे। जीवन सब जगह एक ही जैसा है, सब सुखी होना चाहते हैं, सब दुखी से दुख से घबराते हैं, सब विश्वास पूर्वक जीना चाहते हैं, सब सम्मान पूर्वक जीना चाहते हैं, सभी प्यार से जीना चाहते हैं। तो देखेंगे अब ये चूंकि जीवन में है, मैं में है, इसलिए मैं जो है वो सभी में एक जैसा ही है, ऐसा हमारा अभी तर्क बनता है। क्योंकि हमने अपने आसपास भी देखा है, अपने देश के अलग अलग राज्यों के लोगों को भी देखा है, इससे हमारा अनुमान बनता है कि दुनिया में भी मानव ऐसा ही है। तो शरीर की बनावट अलग अलग हो सकती है, जीवन एक जैसा ही है। रोल, तो शरीर का रोल जो है ये गवर्नड है, कमांडेड है, पालन करता है, और मैं गवर्नर है, कमांडर है, निर्णायक है, या इसको और सीधी भाषा में बोले तो मैं जो है वो ड्राइवर है, और शरीर जो है वो गाड़ी है। तो गाड़ी आप कितना भी बढ़िया चमका लें, कितना भी बढ़िया धुल दें, कितना भी बढ़िया से पोंछ दें, कितना भी अच्छे उसको सर्विसिंग करा लें, उसका इंजन बिल्कुल टनाटन रखें, लेकिन ड्राइवर ना समझ है तो ठोकेगा ही। गाड़ी सस्ती ले लें, गाड़ी महंगी ले लें, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी ले लें, ड्राइवर उसमें बेवकूफ बिठा दिया, ठोकेगा ही। अपने भी मरेगा, दूसरे को भी मारेगा। तो समझदार किसको होना है? ड्राइवर। तो गाड़ी बदलने से, गाड़ी को चमकाने से, गाड़ी को दिखाने से, गाड़ी को महंगा सस्ता करने से आप गाड़ी अच्छा नहीं चला पाएंगे। आपको गाड़ी की समझ ठीक होगी तो गाड़ी अच्छा चला पाएगी। तो जीवन जो है, मैं जो हूं वो ड्राइवर हूं, ड्राइवर का समझदार होना जरूरी है। अगर ड्राइवर समझदार नहीं है तो गाड़ी को तो साइरस मिस्त्री की गाड़ी भी बहुत महंगी गाड़ी थी, लेकिन ठुक गए। ठीक है, उसमें फीचर्स भी थे सारे। अब देखिए मजे की बात, उसमें सिक्योरिटी के फीचर भी थे, लेकिन लोग बेल्ट लगाए ही नहीं थे। अब किसकी गलती थी, गाड़ी की कि आदमी की? एक तो गाड़ी ओवर स्पीड में चलाना, और अगर सड़क में कोई गड़बड़ी थी तो भी किसकी थी? सड़क की गड़बड़ी थी कि आदमी की थी? आदमी की थी। तो अगर देखेंगे आदमी के नासमझी से ही सारा कुछ हुआ। तो गाड़ी कितनी भी बढ़िया हो, मतलब ये बहुत पंच लाइन है, गाड़ी कितनी भी बढ़िया हो, ड्राइवर ना समझ है तो आपका पति कितना भी सुंदर हो, अगर ना समझ है तो, आपकी पत्नी कितना भी सुंदर हो, ना समझ है तो ठोकेगा। मतलब कलेश होना ही होना है, ठोकने का मतलब ये वाला नहीं, ये भी करेगा, कुछ लोग तो भी करते। अब जो जिसको अधिक मूल्यवान मानता है उसी के लिए अपना तन मन धन लगाता है। अभी हमने चर्चा किसका किया? शरीर और मैं का। तो जो शरीर को अधिक मूल्यवान मानता है वो शरीर के लिए ही अपना सारा तन मन धन लगाता है। शरीर को मूल्यवान मानता है तो शरीर से जुड़ी सुविधाओं के लिए अपना सारा तन मन धन लगाता है। जो मैं को मूल्यवान मानता है वो फिर मैं के लिए अपना तन मन धन लगाने के लिए चल देता है, फिर रुकता ही नहीं है, चलता ही रहता है। जैसे मैं जतिन भाई को देखता हूँ, पिछले साल जून में मैं आया था 2022 में, सैटेलाइट में 2 दिन का मेरा कार्यक्रम हुआ था। उसमें शायद पहली बार आप आए थे, आप भी आए थे, आप दोनों लोग आए थे, आप आए थे, पहली बार उसमें आए थे। तब से मैं जहां भी देखता हूँ आप रहते हैं। यानी जब पता चला नहीं मैं के समझदार होने की जरूरत है तो आदमी रुकता ही नहीं है, चलता ही रहता है, फिर उसके पास टाइम ही टाइम निकलता रहता है। तो जो लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है वो झूठ बोलते हैं। कड़ी भाषा है लेकिन ये सत्य है कि जो लोग भी, कई बार लोग बोलते हैं कि भैया आपका मैंने देखा था ना, आप थोड़ा 10 मिनट में कुछ बताएंगे। हमने कहा देखिए मैं बहुत अयोग्य आदमी हूं, मैं 48-50 घंटे से कम में कोई बात नहीं बता पाता। मैं ये बात 10 मिनट में बता नहीं सकता, इसमें मैं अपने का अयोग्य पाता हूँ। बोले अरे इतना लंबा मेरे पास टाइम नहीं है। हमने कहा आपके पास टाइम नहीं है तो मेरी योग्यता नहीं है, तो हम दोनों पूरक नहीं हो पाएंगे।
इतनी सी बात है। या तो मैं अपनी योग्यता घटाऊं 48 घंटे से 48 मिनट पे ले आऊं, या तो आप टाइम निकालिए। तो टाइम एक्चुअली है, हम देना ही नहीं चाहते। तो वही चीज है, जो जिसको मूल्यवान मानता है उसके लिए अपना तन मन धन लगाता है। तो टाइम किस लिए नहीं है? क्योंकि हमने जिसको मूल्यवान माना है उधर हमारा सारा टाइम लग रहा है, इसलिए हमारे पास टाइम नहीं है। जिस दिन हमको लगेगा ये मूल्यवान है। एक डॉक्टर साहब हैं, तो हड्डियों के सर्जन हैं महाराष्ट्र में। तो उनकी बेटी बड़ी थी, मेडिकल लाइन में आ गई और बेटे को आईआईटी का दबाव था कि आईआईटी में जाना चाहिए। तो अब नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि रिकॉर्डिंग है। बंद कर दे रहे हैं? अच्छा, बंद कर दिए, नाम भी ले क्योंकि वो घटना ऐसी है ना कि वो मुझे वो नहीं मिल पा रहा है। 2 जून की रोटी के लिए मैं जॉब कर रहा हूँ, वो तो मुझे गांव में भी मिल जाएगा। छत मेरे गांव में भी है, तो मैं छत और रोटी के लिए क्यों नौकरी करूंगा? इसका मतलब नौकरी मेरी नीड नहीं है, तो नौकरी छोड़ के मैं बस्तर के जंगलों में चला गया। तो फिर ऐसे ऐसे उदाहरण देते थे। तो लोगों को ये लगता था ये थोड़ा कठिन चीज है, इसके लिए नौकरी भी छोड़ना पड़ेगा, जंगल में भी जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सोम भाई हमको कहते थे, आप चालू कर सकते हैं, कर दिए। तो सोम भाई हमें कहते थे, भाई आप जो है अगर इसमें समय दे दिए तो लोगों को ये लगेगा नहीं, नौकरी करते हुए भी इसको समझा जा सकता है। तो मैं तो नौकरी करते हुए 2007 में पहला शिविर किया था, 2023 तक फरवरी तक मैं नौकरी किया। लेकिन इतना था कि जितनी छुट्टियां थी मैं इसमें लगाता था, और जितनी मेरी छुट्टियां बची थी मेडिकल ईएल सब इसमें लगा दी, क्योंकि उसका करेंगे क्या, सदुपयोग हो जाए। बाद में बचा रहेगा ईएल तो क्या होगा, उसका पैसा मिलेगा। तो आज मेरी जरूरत है छुट्टी मिल जाए, पैसा नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तो बोले कि जब आप परिचय दोगे तो लोगों को लगेगा नहीं, नौकरी करते हुए भी इसमें हम आगे जा सकते हैं, अपना काम धंधा करते हुए भी आगे जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं सभी नौकरी छोड़ दें। तो जिसका ध्यान जाएगा उसके पास भी समय है, या धक्का खाएगा फिर समय है, धक्का खाने के बाद है। तो धक्का खा के ना, सभी लोग धक्का खा के फिर ना आए, ये ठीक नहीं है। सही समय पे ध्यान चला जाए। इसीलिए हम लोगों का सबका प्रयास है, यहाँ भी आप लोग भी बहुत सारे बैठे हुए हैं, सबका प्रयास है कि ये एजुकेशन में आ जाए। क्योंकि एजुकेशन में आता है तो बचपन से ही जब ध्यान जाना शुरू होगा, पूरी दुनिया के साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं 9 साल की उम्र तक बच्चे में जो समझ बन जाती है वो लंबे तक समय तक स्थायी रहती है। 9 साल के बाद उसके अंदर बदलना कठिन हो जाता है। इसलिए 9 साल तक जो भाषा सीखा रहता है उस भाषा के साथ उसका फ्लो बना रहता है, दूसरी भाषा उसको सिखाने में बड़ी दिक्कत होती है। जैसे मैं इंटरमीडिएट तक हिंदी मीडियम में पढ़ा, इंटरमीडिएट के बाद बीएससी में इंग्लिश मीडियम आ गया। अब इंग्लिश में हमें आज तक में मुझे दिक्कत हो जाती है बोलने में, कोशिश करता हूं लेकिन फिर भी मेरा ही भरोसा नहीं बनता है। इसलिए जो टर्म आते हैं वो तो बोल देता हूं। अच्छा, फिर ये पूरा दर्शन मैंने हिंदी में समझा है तो भाव पूरे हिंदी में बनते हैं, सोचना पूरा हिंदी में होता है। हाँ जी सर, मैंने ये जब सुना, मैं एजुकेशन से हूँ, हमारा स्कूल भी है बड़ी नदी में, तो ऐसे ऐसे पेरेंट्स आते हैं कि आपको कभी लगता है कि शायद अगर इनमें कोई बदलाव नहीं आया ये पेरेंट्स में, तो डेफिनेटली बच्चा कहीं भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्योंकि मेरे ऐसे ऐसे पेरेंट्स से डील किया है कि कलरिंग में अगर थोड़ी सी बाहर कलर जाती है तो भी पीटा है बच्चों को और कंप्लेंट्स लेकर आए हैं। तो मुझे पहले से ही ऐसा लगता था कि हम बड़ी बड़ी कंपनीज जब हायर करती तब डिग्रीज लेती, ये लेती, लेकिन पेरेंट बनने के लिए कोई कोर्स नहीं है। आप ह्यूमन बीइंग्स के साथ डील कर रहे हो, उनको कैसे संभालना है वो कोई नहीं जानता। पेरेंटिंग इज अ टफ जॉब, इट्स वेरी टफ जॉब, और सब ट्रायल एंड एरर से कर रहे हैं। एनवायरनमेंट इज चेंजिंग। ऐसे में I've read so many books. I started reading Osho at the age of 13 मेरे पापा से। तो इतनी जगह मैं जाकर आई और फिर यहाँ पर पहुंची हूँ, तो मुझे लगा कि ये प्रैक्टिकल है, ये कुछ कर सकते हैं। और अगर सिर्फ टीचर्स कर ले, क्योंकि पेरेंट्स तो आपने जैसे बोला ना, 25 साल में जो निपट जाने वाले हैं उन पे ध्यान ना देकर
हम बच्चों पे काम करें और अगर सिर्फ टीचर्स समझ जाए, पेरेंट्स से भी करें, बात तो करते रहे ना। कर सकते हैं, पर इतना कठिन लगता है उनको समझाना, क्योंकि अब शायद मैं अब कुछ शिविर आपके साथ करूंगी तो समझा पाऊंगी उनको। अभी नेपाल में पेरेंटिंग वर्कशॉप पे सबसे ज्यादा बजट नेपाल सरकार दे रही है। वो लोग पेरेंट्स के साथ बात कर रही है, दुनिया से स्पेशलिस्ट बुला के ले रही है। सर मैं खुद पेरेंटिंग वर्कशॉप कंडक्ट करती हूँ। जब लॉकडाउन था तब दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज फ्री में दे रही थी सब डिग्रीज, तो मैंने ये यूनिवर्सिटी से पेरेंटिंग साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड रेयरिंग कोर्स किया और समझने की कोशिश की कि क्या मैं आगे अपने इतने सारे हमारे पेरेंट्स हैं जुड़े साथ में कि कुछ छोटा सा भी अगर चेंज आ सके। तो ऐसे सौरभ की तो बहुत मैंने किस्से ऐसे सुने भी हैं। जैसे पहले के जमाने में क्या था कि बच्चों को संभालने के पहले भी किसी को समझ नहीं थी। पहले के बच्चे आज्ञाकारी ज्यादा हुआ करते थे, इसलिए ठीक चलता था। आज्ञाकारी थे, आज्ञा मान लेते थे, जो बड़े कह रहे हो ठीक है, क्योंकि लॉजिक उनके लगाना उनको अधिकार ही नहीं था, क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं। मतलब मेरी ही वो पीढ़ी है, मतलब मेरी उम्र भी 48-49 साल की हो गई, मेरी वो पीढ़ी है जो अपने पिता की आज्ञाकारी थी और मेरी वो पीढ़ी है जो अपने बच्चों की आज्ञाकारी। आने वाली पीढ़ी केवल बच्चों की आज्ञाकारी रहने वाली, हम ट्रांजिशन वाले। तो मान लेते थे इसलिए, अच्छा फिर केवल अपने पिता की बात नहीं मानते थे, पूरा गांव बच्चों को संभालता था, सबकी बात मान लेते थे। गांव के कोई मिलता था वो भी ठोक देता था। अभी तो हमारे बच्चे को उसके सगे चाचा मार दे तो बवाल हो जाएगा, वैसे हाथ लगा दिया। मैं नहीं कह रहा हूं मारना अच्छा बात है, उनको भी मारना नहीं चाहिए, ठीक है। तो उस समय ये था, तो इसलिए वो सब चीजें चल जाती थी। लेकिन वो सिर्फ मारना नहीं, आप देखो पुराने जमाने में मोहल्लों में लाइन सर तेल लगाते हैं, आज हमको स्पा में जाके 2000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं कि कभी कोई सर में खाली तेल डाल दे, या काम वाली को बोलना पड़ता है हमारे कि आज तेरे पास टाइम है, तो वो भी दादागिरी करती कि अभी 10 घर के बर्तन करने हैं दीदी, आपको फिर डाल दूंगी तेल। पहले लोगों के 6-8 बच्चे थे, पूरा गांव मिलकर उनको संभाल लेता। जुए भी निकाल रहे हैं, आज के समय में एक बच्चा संभालना भी कठिन काम है। कारण क्या है? कारण अच्छा है। मेरे जैसा आदमी देखता है तो कारण बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आज का जो बच्चा है वो छोटे पर से ही क्वेश्चन करना जानता है, विचार थॉट प्रोसेस उसके चलते हैं, वो लॉजिकल हो रहा है। ये बहुत अच्छे संकेत है, क्योंकि हमारा ये कंटेंट पूरा का पूरा क्यों ठीक लगता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन करने का पूरा स्पेस है, डायलॉग करने का पूरा स्पेस है। ये नहीं कहा जा रहा मान लो, क्यों लिखा गया है, नागराज जी ने कहा इसलिए मानिए, उस किताब में लिखा मानिए, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। तो आज का बच्चा बोल भी देता है पापा इट्स नॉट लॉजिकल, वो बोल देता है। क्यों? अच्छी बात है ये, क्योंकि मानने से लॉजिक की तरफ गया है तभी समझने की तरफ जाएगा। लॉजिक की तरफ गया ही नहीं तो समझने की तरफ जाएगा कहां? तो आप पंचकोटि मानव शिविरों में देखे होंगे, तो पशु मानव जब तक राक्षस मानव नहीं होगा तब तक मानव नहीं हो पाएगा। तो पशु मानव पहले राक्षस मानव होगा ही, क्योंकि उल्टे सीधे उसके विचार शुरू हो गए, विचार करना ये सब करना शुरू कर दिया, तब वो समझ की तरफ जाएगा। पशु मानव मतलब उसकी समझने का कुछ करने कुछ भी नहीं, मतलब ही नहीं है। मस्ती में आग लगे, अब उससे कुछ नहीं होगा ना। इसलिए पशु मानव से राक्षस मानव, यानी लॉजिकल होना जरूरी है। सर समाज में रहने की हम बात करते हैं और आज 21st सेंचुरी स्किल भी सिखाई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी आई है, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन। लेकिन जब क्लास में ही 2 बच्चे झगड़ते हैं तो मैम क्या बोलती, तू उधर बैठ, तू उधर बैठ। घर में जब 2 बच्चे झगड़ते नहीं है ना, वो जज है। नहीं, हम उनको आइसोलेशन में ही जीना सिखा रहे हैं और फिर बोल रहे हैं 21st सेंचुरी स्किल इज कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन। कहां से भाई, कहां से आएगा? इसीलिए और सडनली कॉलेज में आकर तो इसीलिए टीचर्स पे काम करना सबसे ज्यादा जरूरी। इसीलिए आनंद निकेतन ने टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया। सर बच्चों को खाने के लिए भी दे कैन नॉट शेयर,
टीचर बोलती यू नेवर नो, ही कुड बी एलर्जिक, ही कुड बी लैक्टो इंटॉलरेंस, आई डोंट नो। हम तो सब भेल बनाते थे स्कूल में, मैं ममरा लाऊंगी, वो चटनी लाएगा, एंड किसी ने हाथ धोए नहीं धोए, देयर कम्स यूनिटी, यू नो, एक ह्यूमन रिलेशन पहचाना तब से शुरू होगा। आज डब्बा भी शेयर नहीं करेंगे, टिफिन यू नॉट सपोज्ड टू शेयर, इसीलिए सभी की इम्यूनिटी घट गई। ये इम्यूनिटी बढ़ाने का भी जैसे कुछ तरीके कोरोना में लोगों ने बताया, जैसे अभी तो हम पसीना आने ही नहीं देते, आता है तो तुरंत नहाने जाते हैं, जबकि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको पसीना आया है तो शरीर पे पसीने को सूखने दीजिए, उससे कुछ बैक्टीरिया बनते हैं, उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। ऐसा सब पेरेंट्स आके झगड़ते हैं कि ये ना ये खाता नहीं है मैम, खाता नहीं है। मैं यही बोलती हूँ कि खेलता है क्या, बढ़िया, बच्चा खेलता है क्या आपका? खेलने की जगह कहाँ है, दरवाजे के बाहर निकलने का माहौल ही कहाँ है। देखिए क्या है ना, अभी तो घर के बाहर बच्चा निकले हमारी सांसें टंग जाती है, विश्वास का माहौल इतना खत्म हो गया है, कहाँ बच्चा खेलने जाएगा। पेरेंट्स साथ में लेके जाते हैं। और आगे की बात मैं बता रहा हूँ, जिस अभी कैसा माहौल हो गया पढ़ाई लिखाई बढ़ने के बाद, जिस परिवार में वो लड़की पली बढ़ी है, 22 साल तक, 20 साल तक, 28 साल तक, 25 साल तक रही है, और वहां से शादी करके वो दूसरे परिवार में गई है, उसका बच्चा जब होता है, उस बच्चे को इस परिवार में एक रात भी वो अकेले छोड़ने को तैयार नहीं, जिसमें वो 22 साल रही, अपने मायके में भी अकेले छोड़ने को तैयार नहीं। अपने उसी परिवार में, जिस परिवार में 22-25 साल रही है, अपने भाई, अपने भाभी, अपने अन्य लोगों के बीच में अपने ही बच्चे को एक रात भी अकेला छोड़ने को तैयार नहीं है। हम विश्वास के माहौल में यहाँ पहुंच गए। मैं तो ननिहाल में 3 साल रह के पढ़ा हूँ, तो विश्वास का माहौल बिगड़ा है। पर सर देखते हैं ना, माय फ्रेंड इज अ क्रिमिनल लॉयर, अभी उसने यही केस डिस्कस किया था कि मामा यूज्ड टू रेप 10-year-old गर्ल। तो वही ना, हम ये नहीं कह रहे नहीं छोड़ दीजिए आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कही नहीं रहा हूँ कि आप छोड़ के आइए, मैं कह रहा हूँ कि हम विश्वास के मामले में कहाँ पहुंच गए। सही है सर। जब देश आजाद हुआ तो शिक्षा का प्रतिशत कितना था? 12% पढ़े लिखे लोग थे, 12%। अभी कितना है? 75-76%, यानी पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ी। पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ने के साथ अपराध, भ्रष्टाचार, धरती के साथ लूट खसोट, पर्यावरण को नुकसान, विश्वास का माहौल, तो क्या इसीलिए हम पढ़ा रहे लोगों को कि सारी नेगेटिव चीजें बढ़े? तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम जो कुछ भी पढ़ाए हैं उसमें कुछ अधूरा है, कंटेंट में ही अधूरापन। जब मैं यूपी में अभी गया था अनुभूति पाठचर्या को लेके, वो सफल नहीं हो पाया क्योंकि एटीट्यूड ही नहीं ठीक था ऑफिसर्स का। तो उसमें ऑफिसर, जब ये प्रेजेंटेशन हुआ तो एक ऑफिसर ने कहा कि आपको क्या लगता है कि आजादी के बाद से आज तक इस तरह से मूल्य शिक्षा, नैतिक शिक्षा पे कोई बात नहीं हुई है? हमने कहा हुई होगी। बोले हुई होगी का क्या मतलब है? हमने कहा प्रमाण तो नहीं है ना, जैसे भौतिक में बात हुआ है इसका प्रमाण है कि हम पंखे से कूलर से एसी पहुंच गए, ऐसे भी एसी बनाने लग गए। अभी तो ऐसे भी एसी, अब ऐसी एसी बना दिए कि कार में भी लग जाएगा, कुछ दिनों बाद ऐसा बना लेंगे कि मोटरसाइकिल में लग जाएगा। मैं कहीं पढ़ रहा था कि हेलमेट की एसी बना रहे हैं, हेलमेट के अंदर छोटा डिवाइस लग जाएगा, तो हम उसका प्रमाण आ रहा है। भौतिक सुविधाओं में हम काम किए, अध्ययन में उसका प्रमाण आया, लेकिन मोरल एजुकेशन में और वैल्यू एजुकेशन में काम किए, उसका प्रमाण कहाँ है? भाई हम ट्रेन में यात्रा करते हैं, एसी कोच में, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में यात्रा करते हैं, उनके पास ज्यादा पैसा है और हो सकता है ज्यादा पढ़े लिखे भी हो, ऐसे लोग यात्रा करते हैं। और उसके अंदर गंदी जगह कौन होती है? टॉयलेट। टॉयलेट के अंदर एक मग्गा होता है, उस मग्गे को हमको चेन से बांध के रखना पड़ता है। ये प्रमाण है। मतलब टॉयलेट का मग्गा भी कोई उठा ले जाएगा। ये 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं और हमको ये भरोसा नहीं कर पाए कि टॉयलेट में डब्बा बिना चैन के रह जाए, और हम बोल रहे हैं हमने काम किया है।
वो चुप मारती। सर दिल्ली में तो मेरा कजिन बोलता है हम टूथब्रश भी बाहर रखे ना तो वो भी नहीं मिलेगा टूथब्रश। तो वो मतलब कुल मिलाकर के हम जो है तो प्रमाण नहीं आया। अगर काम हुआ तो प्रमाण क्यों नहीं आया? एक भौतिक पे काम हुआ तो उसका प्रमाण सामने। देखिए बिल्डिंग वैसी बनाते चले गए। पहले हम धरती पे हॉरिजॉन्टली फैलते थे और धरती पे वर्टिकल फैल रहे हैं। अभी शहरों में स्थिति क्या है? अभी शहरों की स्थिति यह है कि लोग लैट्रिन भी बिजली से होते हैं कि नहीं? जांच के देखिए। जैसे कोरोना में जब ये हुआ कि बिजली कर्मी भी कोरोना से संक्रमित हो गए और बिजली कट गई तो क्या हो गया? हमने कहा तो शहर वाले लैट्रिन नहीं जा पाए, क्योंकि उनका लैट्रिन 28वें मंजिल पे कोई रह रहा है, 5वें मंजिल पे रह रहा है, पानी कैसे चढ़ता है? बिजली से। और टॉयलेट में पानी नहीं जाएगा तो आप जाएंगे कैसे? तो बिजली से हो रहे हैं नहीं हो रहे? तो कुल मिलाकर के हम मतलब हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली कि नहीं बना ली? पहले जो है टॉयलेट करते थे तो जमीन के अंदर करते थे गड्ढा खोद के। अब हम टॉयलेट भी हवा में कर रहे हैं। इतनी टेक्नोलॉजी उन्नत कर ले गए। उसका प्रमाण आ रहा है हर चीज का। गाड़ी हम कैसी एडवांस बनाते चले गए। एक समय में एसडी गाड़ी आती थी। आप लोग कोई देखे एसडी गाड़ी? डबल साइलेंसर, तेल पीती थी पूरा। एक किलोमीटर मतलब 1 लीटर में 20-25 किलोमीटर जाए तो बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन हम उसमें रुके नहीं, उससे एडवांस करते करते आज ऐसी बाइक बना लिए कि वो आवाज ही नहीं आती है और तेल भी 100 किलोमीटर चली जाती है। तो टेक्नोलॉजी में हम उन्नत होते चले गए। आदमी की मानसिकता में गिरते चले जा रहे हैं। तो हम काम किए इसका प्रमाण कहाँ है? सारी संस्थाएं मिलकर के, जैसे मेरे एक मित्र हैं तो बोले कि साधु सन्यासी इस काम को करते हैं, तो मेरा साधु सन्यासियों को लेकर के बहुत आदर भाव है, बहुत ही आदर भाव है। लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे हैं, इसको लेकर गुस्सा भी। कर कैसे नहीं रहे हैं? इस देश में 7 लाख रजिस्टर्ड सन्यासी जिनका रजिस्ट्रेशन है। एक अखाड़े में ही 40,000 50,000 रजिस्ट्रेशन है, और ऐसे सैकड़ों अखाड़े हैं। तो 7 लाख रजिस्टर्ड साधु है इस देश के अंदर, और 6,578,000 चिरागी गांव है। चिरागी गांव मतलब समझते हैं? मतलब जिसमें कोई आदमी रहता है और उसमें दिया बत्ती होती है। जैसे भी कई सारे ऐसे गांव हो गए उत्तराखंड वगैरह में जो चिरागी नहीं रहे। गांव है लेकिन उस गांव में कोई अब रहता ही नहीं, सबके सब पलायन हो गए, सुविधाएं नहीं थी। तो 7 लाख मतलब 6,475,000 या इतने चिरागी गांव हैं। मतलब आप गूगल में भी सर्च करेंगे, इतने गांव हैं। और कितने साधु हैं? 7 लाख रजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड छोड़ दीजिए। अगर एक साधु एक गांव में भी जाके बैठ जाता तो बदलाव हो जाना चाहिए था। इसका मतलब हम उस दिशा में काम अभी नहीं कर पाए हैं। प्रमाण नहीं आ रहा। प्रमाण आना चाहिए था, नहीं आ रहा। हम जो इस काम को कर रहे हैं, अगर 10-20 साल 50 साल बाद इसका भी प्रमाण नहीं आएगा तो हमको भी लोग गाली देंगे। क्या किए, कुछ आया तो नहीं, प्रमाण तो नहीं आया। लेकिन अभी हम कर रहे हैं, देखते हैं प्रमाण आएगा तो अच्छी बात, नहीं आएगा तो कोई दूसरी, क्योंकि आदमी अच्छा होना ही चाहता है। आदमी अच्छा होना ही चाहता है। अभी वो सारी अच्छाई दूसरे में तलाश रहा है, इतनी सी गड़बड़ी है। जैसे मानव आचरण की निश्चितता चाहता है लेकिन दूसरे में, आचरण की निश्चितता चाहता है लेकिन अपने पे ध्यान नहीं जाता। यहां क्या बदल दिया? अपने पे ध्यान दीजिए। जितना जितना आपके अंदर जाएगा उतना उतना आप दूसरे को भी पहचान पाए। नहीं तो तुम मुझे नहीं समझ सकते, मैं तुझको नहीं समझ सकता, ठीक है। हम आपको कभी नहीं समझ सकते क्योंकि मैं खुद को समझा नहीं। मैं जिस दिन खुद को समझ गया उस दिन मैं हर मानव को समझ जाऊंगा। तो कंक्लूजन क्या आया? द नीड ऑफ हैप्पीनेस इज फॉर कॉन्शियस सेल्फ मैं, एंड नीड फॉर मटेरियल फैसिलिटीज इज फॉर मटेरियल बॉडी। ये तो both needs are required to be fulfilled। ये महत्वपूर्ण बात है। Happiness cannot fulfill material needs in humans. Material facilities cannot fulfill non-material needs of the self.
फैसिलिटीज कैन नॉट गिव लास्टिंग हैप्पीनेस, इसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। सूत्र क्या निकला? जो जिसको लक्ष्य मानता है उसके लिए प्रयासरत है। ये सूत्र हम अपने अंदर जांच सकते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं सुबह से शाम तक, उसमें हमने जो लक्ष्य माना हुआ है उसके लिए कर रहे हैं। प्रयास हम उसी भी करते हैं जो हमारा लक्ष्य है। जो हमारा लक्ष्य ही नहीं उसके लिए प्रयास हम क्या करें? जैसे अब गलती कहां हो रही है कि सुख और सुविधा में अंतर स्पष्ट नहीं है, हमने दोनों को एक ही मान लिया। ऐसा मान लिया है कि ज्यादा सुविधाओं से ज्यादा सुखी हो जाए, ऐसा कंक्लूजन है जितनी चर्चा हुई है उसकी, इसलिए सुविधा को ही लक्ष्य मान लिया, इसी के लिए जिंदगी लगा दी। बॉडी और सेल्फ के अंतर को समझे बिना, अनुभव किए बिना सुविधा और सुख का अंतर स्पष्ट नहीं होगा। ये दर्शन कहता है, ये कंटेंट कहता है। मैं किसको लक्ष्य मान लिया हूं वो आपका मौज है, आपकी मुद्दा है। आप किस चीज को लक्ष्य माने वो आपका मुद्दा है। सुविधा और सुख में अंतर स्पष्ट नहीं है तो हम सुविधा को लक्ष्य मान लिए, आपकी मौज है। लेकिन ये दर्शन क्या कहता है कि बॉडी और सेल्फ के अंतर को समझे बिना, बॉडी क्या चीज है, सेल्फ क्या चीज है, इसके अंतर को समझे बिना सुविधा और सुख का अंतर स्पष्ट नहीं होगा। तो बॉडी और सेल्फ के अंतर को समझना पड़ेगा। तो बॉडी को समझने के लिए हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, जूलॉजी पढ़ते हैं, मानव का शरीर क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी सब पढ़ते ही हैं। तो बॉडी को समझने के लिए एग्जिस्टिंग करिकुलम में पूरा इंतजाम है, जितना कम होगा वो भी पूरा हो जाएगा, ऐसा भरोसा भी है। लेकिन सेल्फ को समझने के लिए एग्जिस्टिंग करिकुलम में, एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम में कोई इंतजाम नहीं है, इसलिए हम लोग इसको समझने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। जैसे मानव जो है वो क्या है, मैं और शरीर है, दोनों है, जैसा हम लोगों ने भी देखा है, मैं भी है और शरीर भी है। मैं में क्या होता है, क्रिया क्या होती है मैं में, तो समझ मैं में होता है, और एक्शन मतलब जो समझ होती है वो मन में आती है, और मन से फिर एक्शन शरीर के द्वारा होता है। समझता कौन है, मैं, मतलब समझना शरीर को नहीं है। शरीर इज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल डिसिप्लिन्ड एंड वेल एजुकेटेड। हाँ, बॉडी इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल डिसिप्लिन्ड एंड वेल एजुकेटेड। शरीर को कुछ भी नहीं समझना है, शरीर नियम से है, टोटल नियम से काम करता है। अगर हम ना बिगाड़े तो समझना जीवन को है, मैं है, मुझे है, सेल्फ को समझना है। तो जो कुछ भी समझ आता है वो मेरे मन में आता है। बोलते हैं मेरे मन में आ रहा है, कहां से आया, मेरे समझ में है, जो मैंने समझा हुआ है। तो समझना मैं में होता है, उससे मेरे मन में कुछ आता है और उससे कार्य व्यवहार में कुछ कर जाता हूं, मेरे बॉडी के द्वारा कोई एक्शन हो जाता है। जब एक्शन हुआ तो उसका मूल्यांकन फिर मन में होता है, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों किया, मुझसे क्यों ऐसा हो गया, ऐसा किया होता तो और अच्छा होता। ये सब मूल्यांकन मन में जाता है एक्शन के बाद, उससे जो निष्कर्ष बनते हैं वो फिर समझ में जाता है। ये साइकिल चलती रहती है। तो समझने का जो काम है वो मन का है, मतलब मैं का है, शरीर का नहीं है। हाँ जी, मैं भी समझ रहा हूँ। ये घड़ी स्लो है क्या? 12:30 बजे ही होगा ब्रेक? 12:35 12:30 बजे ब्रेक होगा। रेडी आ गया, ठंडा हो जाएगा। रेडी हो गए। कल से 1 बजे बुला, कल से 1 बजे। आप लोग का क्या कहना है, कितने बजे ब्रेक हो? तो आज अभी कर देते हैं, जल्दी आ जाएंगे वापस। हाँ, तो 12:30 या तो निर्धारित कर दीजिए। नहीं आगे बात करो, आज की भैया बात करो, आगे ठीक है। अच्छा अच्छा, वो तो कर देंगे, सेट कर देंगे। 1 बजे करना तो वो क्या 1 से 2 मिला के रखेंगे, क्योंकि खाना बाहर से आ रहा है, जब आ जाएगा तो हम लोग ब्रेक करेंगे। थोड़ा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, बढ़िया, तो ब्रेक कर ले। ठीक है।